हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। ये वीडियो लेक्चर सभी स्टूडेंट के लिए, सभी टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के उन सभी स्टूडेंट से जो मैथ्स या बायोलॉजी लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सीजी बोर्ड के वो स्टूडेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो की। आज के वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि सीजी बोर्ड द्वारा जो 2021 बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए आपका विषय केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का कितना जो कोर्स है वो रिड्यूस किया गया है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं, पिछले साल के जो सिलेबस था उसमें से क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ये सारी की सारी जानकारियां आज के इस वीडियो क्लास में, वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं। बहुत ध्यानपूर्वक सारा का सारा वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन ये है कि कुछ महीने पहले मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12 सीजी बोर्ड को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि फिजिक्स सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स कम हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कम हुए हैं, कोर्स कितना रिड्यूस हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने वहां कमेंट किया सर कि हमको केमिस्ट्री का भी एक ऐसे ही आप वीडियो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बनाकर दीजिए। तो ये मेरी एक कोशिश है आप सभी बच्चों को बताने की कि कौन सा आपका चैप्टर हट गया है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अब कोर्स में शामिल नहीं है। ये मैं जो आपके सीजी बोर्ड है वहां से जो हमको सिलेबस मिल रहा है, जो बोर्ड के वेबसाइट में अपलोड है न्यू सिलेबस, और मेरे पास जो पहले का पुराना सिलेबस 2020 का अवेलेबल था, उन दोनों को कंपैरिजन करके मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं। ठीक है, अगर इसमें बाय मिस्टेक कोई भी गलती होती है तो ये मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसी के बेसिस पर मैं बना रहा हूं। और अधिक जानकारी के लिए, टोटल जानकारी के लिए आप अपने विषय शिक्षक से, जिस स्कूल में, जिस कोचिंग सेंटर में, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहां के टीचर से और ज्यादा जानकारी के लिए आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, एक प्रयास है मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए कि आपको मैं बता सकूं कि सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई कि 30%, 40% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो क्या एक्चुअली में 30%, 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ है? और रिड्यूस हुआ है तो कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं? तो इन सारी चीजों पर बहुत ही डिटेल में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या है। ठीक है, और आप सभी बच्चों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज मैं देना चाहता हूं। यह मैसेज है कि बोर्ड एग्जाम 2021 बहुत चांसेस बन रहे हैं कि ऑफलाइन मोड पर कम से कम क्लास 10th, क्लास 12th की एग्जाम्स बहुत जरूरी हैं और होंगे ही। और इसके लिए बोर्ड अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। वो पैटर्न हम आपको बाद में जानकारी देंगे। और भी बहुत सारी बोर्ड से संबंधित बातें जो हैं, जो समय समय पर न्यूज आती है, नया पैटर्न आएगा एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आएगा, वो सारी चीजें, और बोर्ड एग्जाम्स में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें हम अपने YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस के माध्यम से आप सभी बच्चों से साझा करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो आप सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय समय पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी के बीच लेकर आने वाला हूं आने वाले समय में, चाहे वो आपके असाइनमेंट से संबंधित हो, चाहे वो आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2021 से संबंधित हो, चाहे आपका जो सिलेबस में जो आपका कोर्स है वहां से रिलेटेड जो वीडियो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, मैथ्स के जनरली, और क्लास 10th मैथ्स और साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हमारे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। तो मैं बार बार बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी ये चैनल को क्या करेंगे बेटा, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और लगातार मुझे फॉलो करते चलिए ताकि कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों से छूट ना जाए बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर। और आज का ये जो वीडियो बन रहा है वो भी इसी का एक हिस्सा है। देखिए, मैंने थंबनेल लगाया हुआ है कि देखिए कितना कम हुआ केमिस्ट्री सिलेबस, चैप्टर वाइज संपूर्ण जानकारी देंगे क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021। मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी को बता रहा हूं कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे, हर टॉपिक, हर चैप्टर वाइज
हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं बेटा, मैंने बताया कि वीडियो बनाने का जो हमारा सबसे बड़ा रीजन है, मैंने अभी कुछ महीने पहले, एक महीने पहले लगभग एक वीडियो अपलोड किया था ऐसे ही फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर। तो वहां बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर प्लीज आप केमिस्ट्री का भी एक ऐसी ही वीडियो अपलोड कीजिए जिसमें हमको सिलेबस और पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी मिल सके कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा हट गया है। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए मैं आज रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से चैनल को अधिक से अधिक आप सभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और भी अच्छे वीडियो हम यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आते रहें। ओके, तो चलिए बेटा आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस की तुलना की। जो सिलेबस हम इस 2021 नए साल में देख रहे हैं और जो पुराना हमारा 2020 का सिलेबस था, कितना चेंज हुआ है केमिस्ट्री क्लास 12th का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं देखिए यहां पाठ्यक्रम की बात करता हूं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि चैप्टर्स पर, ये देख लेते हैं। मैंने यहां दोनों तरफ दो कॉलम्स में बनाकर रखा हुआ है बेटा। जो 2020 न्यू सिलेबस पाठ्यक्रम आया है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं, और जो ओल्ड 2020 का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे 2020 न्यू सिलेबस के बारे में। तो 2021 न्यू सिलेबस देखने से हमको यह पता चलता है कि 2020 न्यू सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चैप्टर शामिल हैं। जबकि 2020 जो ओल्ड सिलेबस है, लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे 16। तो यहां 3 चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं। न्यू सिलेबस में जो 3 चैप्टर है वो शामिल नहीं है लास्ट ईयर जो सिलेबस आया था उसके हिसाब से। तो अगर मैं बताऊं आपको तो कौन से वो जो 3 चैप्टर्स हैं जो शामिल नहीं हैं 2021 के सिलेबस में, तो ये है चैप्टर नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर को सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया, केवल इसी साल के लिए। नेक्स्ट ईयर फिर से जैसे ही सामान्य हो जाएंगे सभी हालात, फिर से ये चैप्टर वहां शामिल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 15 और 16 हैं, चैप्टर नंबर 15 और 16, जिसमें चैप्टर नंबर 15 है बहुलक और चैप्टर नंबर 16 है दैनिक जीवन में रसायन, इन दोनों चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो ये 3 चैप्टर्स इस साल आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। ये तीनों चैप्टर्स आप ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम नए सिलेबस में शामिल नहीं है। ना तो चैप्टर नंबर 15 बहुलक शामिल है और ना ही चैप्टर नंबर जो 16 है दैनिक जीवन में रसायन, वो भी शामिल नहीं है। तो चलिए अब हम चैप्टर वाइज देखते चलते हैं। अगर कोई टॉपिक्स विलोपित हुआ है तो वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों पाठ्यक्रम हम देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं। जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 में ये है बेटा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। मैंने जो ऊपर ठोस अवस्था जो सिलेबस रखा हुआ है, ये सिलेबस आपका न्यू सिलेबस है 2021 का, और जो नीचे बना हुआ है वो है 2020 का। ठीक है, तो मैं क्रम से पढ़ते जाता हूं। ठीक है, जो सिलेबस नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगा। तो देखो यहां से बेटा, ये शामिल है विभिन्न बंध बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दोनों में है। आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस, प्राथमिक जानकारी द्विमीय तथा त्रिविमीय जालक में इकाई कोशिका की घनत्व के गणना, ठोसों में संकुलन दक्षता, अंतरकाशी रिक्तियां, घने इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ठोसों में पूर्णताएं, ये सारी की सारी चीजें यहां शामिल है। अब मैं बात करूंगा कि कौन सी चीजों को निकाला गया है। तो देखो, ये ठोसों में अपूर्णताएं, ये न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। ठोसों में अपूर्णताएं, विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण,
विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण, और साथ ही साथ धातु चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी का बैंड सिद्धांत, ये सारे के सारे धातु चालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधी का जो बैंड सिद्धांत जो पिछले सिलेबस में पढ़ा गया था, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ओल्ड सिलेबस में हमको दिखाई दे रहा है, मगर न्यू सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में एक बार फिर से ध्यान देंगे, ठोसों में अपूर्णताएं, विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण, धातु चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी का बैंड सिद्धांत, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक, ये टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से हट चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ते चलते हैं। यूनिट 2 विलयन की बात करते हैं। इकाई 2 है विलयन। इकाई 2 विलयन, फिर से ऊपर वाला आपका 2021, नीचे 2020 ओल्ड सिलेबस। ओके, तो यहां हम देखेंगे फिर से क्या क्या है। विलयनों के प्रकार दोनों में शामिल है। द्रव में ठोसों के विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना दोनों में है। गैसों की द्रव में विलेयता वहां भी है, यहां भी है। गैसों में द्रव की विलेयता लास्ट में लिखा हुआ है। ठोस विलयन है। अनुसंख्यक गुणधर्म दोनों में शामिल है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन दोनों में है। राउल्ट का नियम जो है वो राउल्ट का नियम भी दोनों में है। क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन भी दोनों में दिखाई दे रहा है। हिमांक का अवनमन भी दोनों में है। पराशरण दाब भी दोनों सिलेबस में दिखाई दे रहा है। अनुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना, ये न्यू सिलेबस का लास्ट हो जाता है यहां। और यहां अनुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना, और उसके बाद में भी पुराने सिलेबस में कुछ चीजें थी जो न्यू सिलेबस में नहीं है। ये 2 टॉपिक्स, असामान्य मोलर द्रव्यमान, चैप्टर नंबर 2 याद रखिएगा। असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट हाफ फैक्टर, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट हाफ फैक्टर, ये जो 2 चीजें हैं वो टॉपिक्स हमको न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ओल्ड सिलेबस में है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये भी है पुराने सिलेबस में। विद्युत अपघट्य विलयनों में चालकता, ये भी है। विशिष्ट तथा आणविक चालकता, ये सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, ये भी है। कोलरास का नियम दोनों सिलेबस में है। विद्युत अपघटन, अब देखिए यहां विद्युत अपघटन तक आकर रुक गया है। चैप्टर नंबर 3 से लगता है बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई है, ठीक है। यहां भी हम विद्युत अपघटन तक रोक लेते हैं। अब विद्युत अपघटन के बाद देखिए क्या क्या शामिल नहीं है सिलेबस में। विद्युत अपघटन के नियम, सामान्य परिचय, ये हटा दिया गया है। विद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, शुष्क सेल और विद्युत अपघटनी सेल, ये दोनों भी सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्नस्ट समीकरण, रासायनिक सेल में उसके अनुप्रयोग, सेल की ईएमएफ, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन सेल संचारण। तो इतना सारा चीज, ठीक है। केवल आप अपना सिलेबस में देखेंगे तो दोनों में रेडॉक्स अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटन, विलयनों में चालकता, विशिष्ट तथा आणविक चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, कोलरास का नियम, विद्युत अपघटन शामिल है। विद्युत अपघटन के बाद लास्ट ईयर जितनी भी चीजें थी सारी की सारी चीजें हटा दी गई है। ये देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूं। विद्युत अपघटन के नियम है, शुष्क सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है, गैल्वेनी सेल है, सीसा संचायक सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, नर्नस्ट समीकरण है, रासायनिक सेल में उसके अनुप्रयोग है, सेल का ईएमएफ, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन सेल और संचारण। बहुत सारे टॉपिक्स आपके इकाई 3 विद्युत रासायनिक से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स में आप ध्यान देंगे, इतने सारे टॉपिक्स यहां से हटा दिए गए हैं। अब न्यू चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी, यहां भी रासायनिक बलगतिकी है, यहां भी देख लेते हैं बेटा क्या क्या है। अभिक्रिया की दर औसत तथा तात्कालिक दोनों में शामिल है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी दोनों में है, ठीक है। ये हमारा 2021 न्यू, ये 2020 ओल्ड, ठीक है। अब उसके बाद उत्प्रेरक दोनों में है, सांद्रता तथा ताप दोनों में है, अभिक्रिया की कोटि दोनों में है, आणविकता दोनों में है, वेग नियम दोनों में है, विशिष्ट दर स्थिरांक दोनों में है,
कलित वेग समीकरण दोनों में शामिल है तथा अभिक्रिया की अर्ध आयु दोनों में है, केवल शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोनों में है। हाँ, अब यहां तक ये है अभिक्रिया की अर्ध आयु केवल शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यहां भी यहां तक लिखा है बेटा, उसके बाद रुक गया है, ये हटा दिया है। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा केवल प्राथमिक जानकारी गणितीय विवेचना नहीं, हटा दिया गया है। संक्रियन ऊर्जा भी शामिल नहीं है, संक्रियन ऊर्जा भी शामिल नहीं है, और साथ ही साथ अहिर्नियस समीकरण भी न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां से ये 3 टॉपिक चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी से क्या क्या, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणाएं, संक्रियन ऊर्जा और अहिर्नियस का समीकरण जो है वो न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण शामिल है। ठोस पर गैसीय अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक भी है। कोलाइड अवस्था दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। कोलाइड जो अवस्था है, शुद्ध विलयन, ठीक है, शुद्ध विलयन, एक मिनट रुकिएगा, यहां कोलाइड अवस्था, कोलाइड अवस्था है, दोनों में शामिल है। कोलाइड अवस्था बेटा दोनों में शामिल है, शुद्ध विलयन भी है। कोलाइड तथा निलंबन के मध्य विभेद, यहां से कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा ये मुझे देखने दीजिए। हाँ, कोलाइड अवस्था, शुद्ध विलयन, ये तो है शामिल, कोलाइड अवस्था दोनों में है, ठीक है। यहां से बेटा ये अधिशोषण प्रभावित, उत्प्रेरण, समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण को हटा दिया गया है। समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, सक्रियता तथा वर्णात्मक चयनात्मक एंजाइम उत्प्रेरण, यहां तक ये कुछ टॉपिक्स है। फिर से सुनिएगा, उत्प्रेरण, सममांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, सक्रियता तथा वर्णात्मक चयनात्मक एंजाइम उत्प्रेरण, ये 3 टॉपिक 20 से नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर से कोलाइड अवस्था दोनों में शामिल है, शुद्ध विलयन है, कोलाइड तथा निलंबन, ठीक है, कोलाइड तथा निलंबन के मध्य विभेद है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी है, बहु आणविक है, वृहद आणविक है, कोलाइड है, कोलाइड के गुणधर्म है, टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति दोनों में है, वैद्युत कंद संचलन है, स्कंदन अवक्षेपण है। और यहां से लास्ट में बेटा एक टॉपिक हटा दिया गया है, इमल्सन पायस तथा इमल्सन के प्रकार। तो यहां से 4 टॉपिक हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर से सुनिएगा क्या क्या हटाया गया है। यूनिट 5 पृष्ठ रसायन, ठीक है, जो सरफेस है, वहां से उत्प्रेरण, समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, सक्रियता तथा वर्णात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, इमल्सन पायस तथा इमल्सन के प्रकार, ये न्यू सिलेबस में हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर इकाई 6, ये मैंने बताया आपको ओल्ड सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रकरण न्यू सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर ही पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ओके, अब पी ब्लॉक के तत्व बात करते हैं बेटा। पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर नंबर 7 था, अब ये न्यू सिलेबस में बन गया है चैप्टर नंबर 6, क्योंकि एक चैप्टर हटा दिया गया है। तो न्यू सिलेबस में कौन सा चैप्टर बन गया है, चैप्टर नंबर 6। अब यहां देखेंगे हम, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व दोनों में सामान्य परिचय दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्पत्ति दिखाई दे रही है, ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई दे रही है, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, फिर नाइट्रोजन बनाने की विधियां भी दोनों में शामिल है बेटा, गुण तथा उपयोग भी है, नाइट्रोजन की यौगिक अमोनिया नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां भी दिखाई दे रही है तथा गुण, यहां तक। अब इसके बाद नाइट्रोजन की ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक फास्फिन हैलाइड तथा ऑक्सी अम्ल बनाने की विधि, गुण, केवल प्राथमिक जानकारी, ये सारे के सारे टॉपिक्स न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहां से, इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, या इकाई 6 बोल सकते हैं आप, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। न्यू सिलेबस में इकाई 6 है, ओल्ड सिलेबस में इकाई 7 है। क्या क्या हटाया गया, फिर से सुनिएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड
जो संरचना बनाना था वो हटा दिया गया बेटा, वो शामिल नहीं है। अब उसके साथ फास्फोरस अपर रूप लिखा है, फास्फोरस के यौगिक फॉस्फिन ये भी नहीं शामिल है, हैलाइड भी नहीं है, तथा ऑक्सी अम्ल बनाने की विधि तथा उसके गुण ये भी शामिल नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत वर्ग 15 के जो तत्व है वहां से हटा दी गई। ठीक है, अब देखो यहां और भी है, पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15 के बाद में वर्ग 16 के तत्व हैं। क्या चीज है बेटा? वर्ग 16 के तत्व। तो वर्ग 16 के तत्वों में देखते हैं, सामान्य परिचय दोनों में दिखाई दे रहा है हमको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दोनों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है, ऑक्सीकरण अवस्था है, उपलब्धता है, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां ये भी दिखाई दे रही है, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि है, गुण तथा उपयोग है, ऑक्साइड का वर्गीकरण दिखाई दे रहा है, ओजोन सल्फर के अपरूप दिखाई दे रहा है, सल्फर के यौगिक दिखाई दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि भी दोनों में शामिल है। ठीक है, उसकी गुण तथा उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये एक मिनट, सल्फर ऑक्साइड को बनाने की विधि गुण उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, ये यहां से हटा दिया गया है बेटा, क्या चीज हटाया गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के औद्योगिक प्रक्रम गुण तथा उपयोग। इस जो वर्ग 16 की तत्व है वहां से ये मेरे को टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के औद्योगिक प्रक्रम गुण तथा उपयोग, और लास्ट में तो लिखा है सल्फर के ऑक्सिक अम्ल केवल संरचना, ये शामिल है। तो यहां से जो आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं वहां वर्ग 16 के तत्वों में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के औद्योगिक प्रक्रम और गुण तथा उपयोग जो हैं वो शामिल नहीं दिखाई दे रहे हैं हमारे पास में, जो न्यू सिलेबस अवेलेबल है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब फिर से ठीक है, हो सकता है कुछ अक्षर आपको छोटे दिखाई दे रहे हो, इसलिए मैं बराबर बोल रहा हूं कि कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है। एक बार आप मेरी आवाज के साथ मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब वर्ग 17 के जो तत्व है बेटा, वर्ग 17 के जो तत्व हैं, सामान्य परिचय दोनों में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दोनों में दिखाई दे रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था भी दोनों में है, उपलब्धता भौतिक रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां भी दोनों में दिखाई दे रही हैं, हैलोजन के यौगिक क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधियां भी है, गुण तथा उपयोग भी दोनों में दिखाई दे रहे हैं, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल केवल संरचना भी है। वर्ग 18 में सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता भौतिक रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां सेम। वर्ग 17 के तत्व कुछ भी अंतर नहीं है, वर्ग 17 और ये वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व, कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज है, एज इट इज है। ठीक है, जैसे पहले थे वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आपके बुक में, न्यू बुक में चैप्टर नंबर 7 यूनिट 7 है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और ओल्ड जो सिलेबस था वहां था ये इकाई 8 यूनिट 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहां से भी देखते हैं बेटा, डी और एफ ब्लॉक के तत्व में सामान्य परिचय दोनों में दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातु की उपलब्धता, सामान्य गुण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु के गुणों में सामान्य प्रवृत्तियां हैं, धात्विक गुण है, आयनन एंथैल्पी है, ऑक्सीकरण अवस्था है, आयनिक नियंत्रण, आयनिक त्रिज्या है, रंगीन आयनों का बनना है सेम, उत्प्रेरकी गुण दोनों में शामिल है, चुंबकीय गुण है, अंतरकाशी यौगिकों का बनना है, मिश्र धातु का निर्माण दिखाई दे रहा है हमको। फिर उसके बाद में ये देखो मिश्र धातु का निर्माण, यहां से ये दो चीजें जो ओल्ड सिलेबस में वो न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई दे रही है। क्या क्या है बेटा? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियां तथा गुण वो न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के जो गुण हैं वो हमको न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लैंथेनाइट दिखाई दे रहा है हमको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइट का संकोचन, इनके परिमाण ये भी है। ओके, अब जो नहीं दिखाई दे रहा है हमको एक्टिनाइड, क्या नहीं दिखाई दे रहा है हमको? एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये टॉपिक न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। तो अब याद रखना आपको कौन सा, इकाई 8 यूनिट 8 में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की
विधियां तथा गुण शामिल नहीं है जो न्यू सिलेबस आया है उसमें, और साथ ही साथ एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथिनाइड से तुलना ये भी शामिल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 9 न्यू सिलेबस के हिसाब से, ये 2021, ये 2020। ओके, न्यू सिलेबस में ये है इकाई 8 और ओल्ड जो सिलेबस है उसमें है इकाई 9। उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक शामिल है, परिचय, लिगेंड, उप सह संयोजी संख्या, रंग, चुंबकीय गुण, आकार, एक केंद्रिकी उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण, आबंधन दिखाई दे रहा है, वर्नर का सिद्धांत दिखाई दे रहा है, VBT तथा CFT ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, अब संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयवता ये हट गया है बेटा। उप सहसंयोजन यौगिकों के अनुप्रयोग, जो उप सहसंयोजन जो यौगिक है उसके अनुप्रयोग, उसके गुणात्मक विश्लेषण, धातुओं के निष्कर्षण तथा जैविक तंत्र में ये नहीं है। फिर से एक बार सुनिएगा, क्या क्या नहीं है? संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयवता ये हटा दिया गया है, न्यू सिलेबस में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। उप सहसंयोजन यौगिकों के अनुप्रयोग ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसके गुणात्मक विश्लेषण, धातुओं के निष्कर्षण तथा जैविक तंत्र में ये चीजें आपके जो न्यू सिलेबस में है यूनिट 8, ओल्ड सिलेबस में यूनिट 9 उप सहसंयोजन यौगिक में शामिल नहीं है। ओके, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। यूनिट न्यू सिलेबस का यूनिट 9, ओल्ड सिलेबस का यूनिट 10, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन। तो हेलो एल्केन्स नामकरण है, CX आबंध की प्रकृति है, भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों में शामिल है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि भी दोनों में शामिल है। हाँ, ये देखिए ओल्ड सिलेबस में था प्रकाशीय ध्रुवणकता, जो कि न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। प्रकाशीय ध्रुवणकता हेलो एल्केन्स में वो आपका ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहा है। अब हेलो एरेन्स में देखते हैं CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एकल प्रतिस्थापनी यौगिकों के लिए हैलोजन का दिशा सूचक प्रभाव ये भी है। अब देखो कुछ चीजें, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेयान, DTT के पर्यावरणीय प्रभाव तथा उपयोग ये आपके ओल्ड सिलेबस में दिखाई दे रहे हैं। फिर से सुनिएगा, क्या क्या बताया बेटा? डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेयान, DDT के पर्यावरणीय प्रभाव तथा उपयोग ये आपके ओल्ड सिलेबस में है, मगर न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, सिलेबस में शामिल नहीं है मतलब हटा दी गई है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से भी बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब यूनिट 10 न्यू सिलेबस के हिसाब से 2021 के हिसाब से और ओल्ड हिसाब से यूनिट 11 अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के बारे में देखते हैं। अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं अल्कोहल में। सबसे पहले अल्कोहल नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों में है, केवल प्राथमिक अल्कोहल लिखा हुआ है। प्राथमिक तथा द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान है। निर्जलीकरण की क्रियाविधि है, ये निर्जलीकरण की क्रियाविधि। अब ये चीज आपकी नए सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। उपयोग मेथेनॉल तथा एथेनॉल विशेष संदर्भ में, क्या उपयोग करना है? मेथेनॉल, एथेनॉल विशेष संदर्भ में, ये न्यू सिलेबस में आपका दिखाई नहीं दे रहा है। किसमें? अल्कोहल में। अब बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल्स, ये यहां फिनॉल्स लिखा हुआ है। नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, फिनाल की अम्लीय प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोफिलिक ये दोनों में है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनाल के उपयोग। फिनाल में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम जैसे का जैसा है। ईथर में नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उपयोग, ईथर में भी कोई चेंज नहीं है। तो यूनिट नंबर 10 या बोल सकते हैं जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनाल, ईथर, उसमें केवल फिनॉल में, ठीक है, किसमें है बेटा? केवल फिनॉल में एक चेंजेस है, ये जो उपयोग दिया मेथेनॉल, एथेनॉल विशेष संदर्भ में, यही बस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, विशेष संदर्भ में उपयोग दिया है मेथेनॉल और एथेनॉल का, यही बस चेंज दिखाई दे रहा है आपका अल्कोहल में, फिनाल तथा ईथर वाले चैप्टर में। ओके, अब पहुंच गए हम इधर देखेंगे। अब हम पहुंच गए बेटा इकाई जो हमारे पास में है 11
एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, न्यू चैप्टर में 2021 के हिसाब से, और ये है 2020 के हिसाब से। तो यहाँ इकाई 12 था, यहाँ न्यू में आपका इकाई नंबर कौन सा है? 11 है। इकाई कौन सा है बेटा? 11 है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन नामकरण दोनों में है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति दोनों में है, बनाने की विधियां हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण है, निक्लोफिलिक योग अभिक्रिया की क्रियाविधि दोनों में शामिल है, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया तथा उपयोग भी शामिल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में नामकरण, अम्लीय प्रकृति, बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उपयोग, एज इट इज सेम टू सेम। ये चैप्टर भी 11 नंबर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई चीज, कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है, एज इट इज ये चैप्टर्स मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से इकाई 12। ये है हमारा सिलेबस 2021 के हिसाब से। कौन सा सिलेबस हमारा? जो 2021 है उसके हिसाब से ये है 2021 के हिसाब से। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक नाम है, और पुराने सिलेबस में था ये 2020 में इकाई 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस है इसमें। एमीन नामकरण, वर्गीकरण, संरचना, बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान, यहां तक सारी की सारी चीजें हैं पुराने सिलेबस के हिसाब से। अब देखो, यहां से भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस चैप्टर में। यूनिट जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 13 है, न्यू सिलेबस में यूनिट 12 है, 12 है। वहां देखो बेटा, ये हटा दिया है साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड का प्रासंगिक स्थान के संदर्भ में उल्लेख, डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में महत्व, इतने सारे टॉपिक्स यहां हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं न्यू सिलेबस में। मैं सिलेबस की तुलना कर रहा हूं जो इस साल आया है और लास्ट ईयर का है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मैं आप सभी को बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप एक बार अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, जो आपके पास में जो टीचर्स अवेलेबल हैं, उनसे और कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं आपको इसीलिए दोनों कंपेयर करके बता रहा हूं कि क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, यूनिट 13 नाम है यूनिट का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो ओल्ड सिलेबस में था वो हमको न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन से टॉपिक? साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड न्यू सिलेबस में नहीं है। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड का प्रासंगिक स्थान के संदर्भ में उल्लेख, डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में महत्व, ये सारी की सारी चीजें लास्ट ईयर 2020 में सिलेबस में शामिल थी, मगर अभी 2021 में सिलेबस में नहीं दिखाई दे रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पहुंच गए हम यूनिट 13, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से है लास्ट चैप्टर जैवनी। ठीक है, और लास्ट ईयर था चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। यहां देखेंगे बेटा, जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट्स वर्गीकरण, एल्डोस और कीटोज, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी है, डीएल अभिविन्यास। अब देखो यहां से डीएल, ये ऑलिगोसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये न्यू सिलेबस में नहीं है। ऑलिगोसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। साथ ही साथ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, तो इतनी चीजें आपके न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं दे रही है। ऑलिगोसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ये सारी की सारी चीजें आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन में देखिए, एमिनो अम्लों, पेप्टाइड बंध है, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन की प्राथमिक जानकारी है, प्रोटीन की संरचना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क संरचना है, केवल गुणात्मक विचार सारे का सारे शामिल है। प्रोटीन का विकृतीकरण, ये भी शामिल है। ठीक है, ये एंजाइम, हार्मोन, संरचना को छोड़कर प्राथमिक जानकारी, ये आपके न्यू सिलेबस में ही है। एंजाइम और हार्मोन्स ओल्ड में दिखाई दे रहा है, न्यू में नहीं दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, मतलब ये टॉपिक हटा दिया गया इस साल के लिए। और उसके बाद में विटामिन वर्गीकरण तथा कार्य, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है।
विटामिन में वर्गीकरण तथा कार्य भी हमको न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहा है। और ये शामिल है दोनों में, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए, ये दोनों में है। तो क्या क्या हटाया गया फिर से एक बार सुन लीजिएगा। इधर प्रोटीन में एंजाइम हार्मोन संरचना को छोड़कर प्राथमिक जानकारी, विटामिन का वर्गीकरण तथा कार्य, और यहां तो मैंने बताया था आपको किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हटाया गया है, अलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ये सारी के सारे टॉपिक्स हटा दिए गए इस चैप्टर से। ओके, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये हो गया हमारा खत्म। ये जो लास्ट 2 चैप्टर्स लास्ट ईयर तक सिलेबस में थे, इकाई 15 बहुलक और इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, वो न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको न्यू सिलेबस में दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और बीच के सारे टॉपिक्स मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सिलेबस में इस साल के शामिल नहीं है। ये जानकारी मैंने अपने पास जो लास्ट ईयर का सिलेबस उपलब्ध था उससे, और इस साल जो सीजी बोर्ड ने न्यू सिलेबस लेकर आए हैं उससे कंपेयर करके मैंने निकाला है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप जो बोर्ड है वहां और कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने टीचर्स से अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास जो जानकारी थे मैंने आप सभी बच्चों के लिए उपलब्ध करा दी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप सभी को बहुत अच्छे से 2021 की तैयारी करनी है, और हमारी तरफ से गोपाल सर क्लासेस यूट्यूब जो चैनल है उसकी तरफ से आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। हम हर टॉपिक, हर विषय पर आपसे बात करेंगे, उनके लिए वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे। एग्जाम का पैटर्न जैसे ही आएगा हम एग्जाम का पैटर्न बताएंगे, कितने मार्क्स के एग्जाम होने, ये सारी की सारी जानकारियां हम समय समय पर जैसे हमको पता चलते जाएगा आप सभी के लिए उपलब्ध कराते चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये जानकारियां आपको सही टाइम पर और समय समय पर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा बेटा चैनल सब्सक्राइब। तो बताइए आप अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने जो भी आपके कलीग्स हैं जो क्लास 9, 10, 11, 12 में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे चैनल में लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। उसके लिए केवल आपको करना है बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब, ताकि सारी जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंचती जाए। और हमारा जो चैनल है वो स्पेशली है क्लास 11, क्लास 12 फिजिक्स और मैथ्स के लिए, और साथ ही साथ हम क्लास 10th वालों को देते हैं मैथ्स और साइंस की पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर जो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम सिलेबस में शामिल हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, बस हम हिंदी मीडियम की क्लासेस यहां लेते हैं, वीडियोस अपलोड लगातार करते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारा जो मोटिवेशन है वो इसी तरह बनाए रखेगा। तो मैं गोपाल सर बस इतना ही बोलना चाहूंगा आप सभी बच्चों से, और अगर आपको कोई और सिलेबस की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बोलेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उनका सॉल्यूशन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, 100% आपको सहयोग करेंगे। ओके बच्चे लोग, तो बस आज के लिए था इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, बाय।